हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेलेजिनेला की डिटेल जानकारी दी थी कि किस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो प्लांट जो हैं उनके एनाटमी हमने डिटेल में पढ़ी थी। अब आज उसका देखते हैं कि किस प्रकार रिप्रोडक्शन जो है वो इसका होता है। तो रिप्रोडक्शन या जनन जो है वो दो प्रकार से होता है, जैसे कि आप लोगों को इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये दो हैं, कायिक जनन और बीजाणु द्वारा जनन। अब कायिक जनन सबसे पहले हम लेते हैं, इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। तो दो प्रकार हैं इसमें वेजिटेटिव या कायिक जनन के। पहला है खंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। यदि कोई शाखा जो है, इसकी ब्रांच वो टूट जाती है प्लांट की, सेलेजिनेला की, तो उसमें अपने आप ही रूट जो है वो उत्पन्न हो जाती है, रूटिंग हो जाती है, जिससे कि प्लांट दूसरा बन जाता है। तो ऐसा कई बार चट्टानों में दरारें पड़ने से, गिरने से पादप जो है वो इस प्रकार से भी जनन करता है। दूसरा इसका जो तरीका है या प्रकार है जनन का, वो है कंद द्वारा, यानी कि ट्यूबर्स। तो ये कंद भूमिगत शाखाओं में लगते हैं और ये जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो सरफेस पे, जैसे ज़मीन के सरफेस के ऊपर तलीय स्तर पर पाए जाते हैं, या कई बार ये भूमिगत भी होते हैं। तो ये भूमिगत कंद हैं जो नीचे पाए जाते हैं ज़मीन के। तो कई बार तो सतह के ऊपर रहते हैं और कई बार ये अंदर अंडरग्राउंड रहते हैं, तो उसको भूमिगत कहते हैं। ये जैसे कि सेलेजिनेला, क्राइसोसाइजोज, इसमें पाया जाता है। कुछ में रेस्टिंग बर्ड्स भी पाई जाती हैं, विश्रामी कलिकाएं। ये तने से उत्पन्न होती हैं और तना जो है वो उसकी ब्रांचेस या प्लांट जो है वो किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसकी कलिकाएं जो हैं वो नई ब्रांच निकाल के जो है वो प्लांट को वापस से जीवित कर देती हैं। अब जो दूसरा प्रकार है वो बीजाणु द्वारा जनन। अब बीजाणु जो है वो शंकु या स्ट्रोबिलस में उत्पन्न होते हैं। ये स्ट्रोबिलस जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। दो प्रकार के शंकु होते हैं। एक तो ऐसा स्ट्रोबिलस होता है जिसमें कि ज़्यादातर स्पीशीज़ में ये देखा गया है, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो ये शंकु इस प्रकार के होते हैं ना, और इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि यदि हम काटें स्ट्रोबिलस को तो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें कि नीचे के तरफ जो है वो ज़्यादातर गुरु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं और ऊपर की तरफ ये लघु बीजाणुधानियाँ ये पाई जाती हैं, जिसमें कि लघु बीजाणु बनते हैं। ज़्यादातर स्पीशीज़ में ऐसा होता है, पर कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कि मेल कोन अलग और फीमेल कोन अलग होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर्स वाला जो है या वो अलग स्ट्रोबिलस होता है और मेगास्पोर वाला स्ट्रोबिलस जो है वो अलग पाया जाता है। तो ये इसमें देखा जाता है। अब हम इसकी संरचना देखें यदि, तो ये देखेंगे, जैसे इस चित्र में देखिए कि जो स्ट्रोबिलस है वो भी तने जैसा ही दिखाई देता है, पूरी तरह से
पत्तियों से आच्छादित होता है और पत्ती के एक्सेल में ही ये स्पोरेंजियम जो है या बीजाणुधानियाँ जो है वो उत्पन्न होती हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इसकी हम आंतरिक संरचना देखें तो इस प्रकार की होती हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कि नीचे की तरफ ये गुरु बीजाणुधानी ये दिखाई दे रही है, देखिए, है ना, ये गुरु बीजाणुधानी है और ये जो है वो ये सब लघु बीजाणुधानियाँ हैं। अब इसका जो वो है ये चित्र, ये देखिए आप चित्र, ये लघु बीजाणुधानी और ये है गुरु बीजाणुधानी। तो जैसे चित्र से ही स्पष्ट हो रहा है कि लघु बीजाणुधानी में बहुत सारे स्पोर्स हैं और ये ओवल आकार का है, जबकि ये गुरु बीजाणुधानी जो है वो देखिए आप स्पष्ट है कि ये किस प्रकार की टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है इसका और 4 स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। तो 4 मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु इसमें पाए जाते हैं, बाकी सब स्पोर्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब यदि हम इसका वो देखें तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में क्या अंतर है। तो लघु बीजाणु लाल, पीले अथवा भूरे रंग के होते हैं, जब एक गुरु बीजाणु जो है वो सफ़ेद या नारंगी रंग के होते हैं। इनका जो साइज़ है वो देखिए, लघु बीजाणु जो है वो 0.015 से 0.06 मिलीमीटर, जबकि गुरु बीजाणु 1.5 से 5 मिलीमीटर, काफ़ी अंतर है साइज़ में। लघु बीजाणु गोलाकार के, जब एक गुरु बीजाणु जो है वो चतुर्फलकीय होते हैं। इसमें 2 कवच होते हैं लघु बीजाणु में, जबकि गुरु बीजाणु में 2 या 3 कवच भी हो सकते हैं। अंकुरित होकर लघु बीजाणु जो है वो नर बीजाणुविद बनाता है, जबकि अंकुरित होकर गुरु बीजाणु मादा बीजाणुविद बनाती है। ये अब इसके हम यदि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर देखें तो ये लघु बीजाणुधानी बाहरी सतह जो है वो समतल होती है, जैसे कि स्पष्ट है इसमें, और जबकि इसमें देखिए ये दिखाई दे रहा है कि कैसे ये जो है वो उभरी हुई है। तो ये सतह जो है वो भी इसमें अलग प्रकार की होती है। अब आकार जो है वो लघु बीजाणु का ये छोटे आकार का होता है, जबकि ये जो है बड़े आकार की होती है गुरु बीजाणुधानी। इसमें लगभग 600 लघु बीजाणु होते हैं, जबकि गुरु बीजाणु में ज़्यादातर 4 बीजाणु होते हैं, बाकी सब जो है वो लुप्त हो जाते हैं। ये जो है पीला अथवा भूरा रंग के होते हैं लघु बीजाणुधानी, जबकि गुरु बीजाणुधानी जो है वो सफ़ेद या नारंगी रंग की होती है। अब हम इसका डेवलपमेंट देखते हैं। पहले जो है यदि हम स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट देखें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले एक स्पोरेंजियल इनिशियल बनता है। तो स्पोरेंजियल इनिशियल, या जिसे हम कह सकते हैं कि बीजाणुधानी जो है उसके लिए एक कोशिका का निर्माण होता है। इसको हम बीजाणुधानी आरंभिका भी कहते हैं। अब बीजाणुधानी आरंभिका या स्पोरेंजियल इनिशियल जो है वो 2 सेल्स बनाता है। बाह्य जो है वो जैकेट बनाती है और अंदर की जो है वो आर्की स्पोरियल इनिशियल कहलाती है। अब ये जो जैकेट है वो डिवाइड करके
बाहरी जो है वो आउटर जो इसकी कवरिंग है वो बनाती है। तो जैसे कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोनों में ही कि ये कई लेयर्स की होती हैं। जो स्पोरेंजियल वॉल है ये कई लेयर्स की है। देखिए आप, ये कई लेयर्स की है ये स्पोर वॉल। ऐसे ही इसमें भी दिखाई दे रही है कई लेयर्स की। और अंदर की जो लेयर होती है ये बिल्कुल अंदर वाली ये जैसे इसमें दिखाई दे रही है, ये टैपिटम या नरिशिंग लेयर होती है, जो कि नरिशमेंट प्रदान करती है नए बीजाणु जो बनते हैं उनके। तो जैसे इस चित्र से स्पष्ट है कि कैसे ये स्पोरेंजियम इनिशियल बना और फिर जैकेट इनिशियल और आर्कीस्पोरियल इनिशियल इसमें बने। तो अंदर का जो है स्पोरोजीनस इनिशियल वो बहुत सारे जो है कोशिकाओं का निर्माण करता है और उसमें फिर सब में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये ध्यान रखिए, अर्धसूत्री विभाजन इसमें कब होता है? स्पोर डेवलपमेंट में होता है। जब स्पोर डेवलप होते हैं तब इसमें जो है वो अर्धसूत्री या रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होता है। अब उससे क्या होता है कि जैसे देखिए में स्पष्ट है कि टेट्राइड्स बनते हैं, जैसे इसमें भी टेट्राइड में। अब क्या होता है कि जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में लघु बीजाणुधानी जो है, जैसे ये है डायग्राम में ये वाली है ना, इसमें बहुत सारे जो स्पोर मदर सेल्स हैं या जिनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वो रहते हैं और उन सब में रिडक्शन डिवीज़न होके जो है वो माइक्रोस्पोर्स या बनते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो सब हैप्लॉइड हैं। और यदि हम ये देखें गुरु बीजाणुधानी, तो इसमें भी बहुत सारी जो है वो स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, पर इसमें केवल एक स्पोर मदर सेल जो है वो ही जीवित रहती है, बाकी सब डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और डिसइंटीग्रेट होके ये जो स्पोर बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। तो केवल एक ही है जिसमें मियोसिस होती है, जिसको कि मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है वो उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 मेगास्पोर्स बन गए जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है और ये आकार में बड़े होते हैं। इसकी बीजाणुधानी जो है वो भी बड़े आकार की होती है। अब इसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम लें तो चलिए ये देखते हैं माइक्रोस्पोर जो है उसका या लघु बीजाणु किस प्रकार इसका डेवलपमेंट होता है। तो लघु बीजाणु ये देखिए, ये इस चित्र से स्पष्ट होता है। अब लघु बीजाणु हैप्लॉइड है। इसमें सबसे पहले एक डिवीज़न होता है जिससे कि एक कोशिका, ये साइड में ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली है ना, तो ये जो कोशिका है इसको प्रोथैलियल सेल कहते हैं। प्रोथैलियल सेल फिर बाद में किसी भी डिवीज़न में भाग नहीं लेती और जो दूसरी सेल है वो क्या लेती है? एंथ्रीडियल सेल। अब एंथ्रीडियल सेल जो है वो डिवाइड करके, जैसे कि चित्र में स्पष्ट है, बी में देखिए आप, ये 2 सेल्स बनी, उसके बाद 4 सेल बनी, 4 सेल के बाद इसमें बीच में इस तरीके से 8 सेल्स बन गई है ना। 8 और 1 ये प्रोथैलियल है तो 9 सेल बन गई। अब इसमें जो बीच में 4 सेल्स हैं वो डिवाइड होके फिर ये और बनती हैं, तो 8 बाहर हो गई, बीच में हो गई 8 और बाहर की तरफ भी 8 हो गई। फिर ये 8 जो बाहर की हैं
ये कहलाती हैं जैकेट सेल्स। तो ये जैकेट सेल जो हैं वो तो जैकेट बना लेंगी, और अंदर की कहलाती हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो हैं वो फिर डिवाइड करके करीब काफ़ी सेल्स जो हैं वो इसमें बनते हैं। तो करीब 600 भी बन सकते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो इसमें यदि हम देखें तो ये पुमणु जिन्हें हम कहते हैं, तो ये 128 से 256 तक हो सकते हैं। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, बायफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब पतले लंबे होते हैं और उनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये इनकी संरचना होती है। तो ये हुए एंथ्रोजॉइड्स इस तरीके का, जैसे ये इसमें दिखाई दे रहा है, ये एंथ्रोजॉइड है ये। अब हम लेते हैं डेवलपमेंट इसका मेगास्पोर का। तो मेगास्पोर जो है वो सबसे पहले मेगास्पोर यदि हम देखें तो देखिए आपको कैसे दिखाई दे रहा है, एक्साइन, इंटाइन, बीच में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब इसमें डिवीज़न जब होता है तो ये जो न्यूक्लियस है वो इधर साइड में आ जाता है, यहाँ पे ये इधर आ जाता है एक जगह, और बीच में वैक्यूल बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये पहले फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करता है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, केवल केंद्रक जो है वो डिवाइड करता है और बहुत सारी कोशिकाएं बना लेता है, जैसे कि इन चित्रों से स्पष्ट है ना। और अब ये देखिए फिर क्या होता है, जब ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए और बीच में एक ये रिक्तिका बन गई, वैक्यूल बन गया, तो फिर यहाँ पे साइड में ये देखिए ये यहाँ पे फिर कोशिका भित्ति बननी शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं सेल्यूलर कुशन। तो कुशन के जैसा एक यहाँ पे ये बनने लगता है, और अब ये जो सेल्यूलर कुशन है इसके अंदर फिर आर्किगोनिया का निर्माण शुरू होता है। आर्किगोनिया बहुत ही सरल प्रकार की इसमें होती है। सबसे पहले आर्किगोनियल इनिशियल, ये कोशिका ए में जो दिखाई दे रहा है ये आर्किगोनियल इनिशियल। उसके बाद ये 2 कोशिका बनी जिनको कहते हैं प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। तो ऊपर की जो प्राइमरी कवर सेल है ये 4 सेल्स बनाती है जिसको कि नेक सेल्स कहते हैं। तो 4 ये नेक सेल्स जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये 4 नेक सेल्स बनी। फिर ये जो सेंट्रल सेल है ये 2 में डिवाइड होती है, प्राथमिक नाल कोशिका, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी एग सेल। अब ये जो प्राइमरी एग सेल है ये 2 में डिवाइड होती है। एक तो नेक कैनाल्स प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल बनाती है, और दूसरी जो है वो एग सेल बनाती है। तो इसमें केवल जो है वो नेक कैनाल सेल एक या ज़्यादा 2 नेक कैनाल सेल्स होती हैं, 4 नेक सेल्स और एक वेंटर कैनाल सेल और एक एग सेल। अब जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाती है आर्किगोनिया,
तब इसमें जो सारी ये जो कोशिकाएं हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और केवल एक, जैसे कि इस चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि केवल एक एग सेल रह जाती है और ये इस प्रकार की संरचना बन जाती है। तो अब जब एंथ्रोजॉइड्स या पुमणु जो है उससे निषेचन के बाद जो है वो इस प्रकार की संरचना जो है वो बनती है, जिसमें कि जो जाइगोट है वो बन जाता है और राइजॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है या निषेचन है ये बाहर होता है, मेगास्पोरेंजियम से बाहर जो है वो होता है। जब बीजाणु जो गुरु बीजाणु हैं वो बाहर ज़मीन पे पड़े होते हैं, तो ये राइजॉइड्स जो हैं वो क्या करते हैं कि ये जो बढ़ते हुए भ्रूण है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सहायक होते हैं ना। तो ये इस प्रकार की ये संरचना बनती है। अब हम इसका देखें कि अंकुरण किस प्रकार होता है। तो अंकुरण या इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। जर्मिनेशन, तो जाइगोट जब जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले इसमें एक एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल बनती है। एपीबेसल सेल जो है वो डिवाइड करती है और सस्पेंसर बनाती है, जबकि हाइपोबेसल जो है वो एम्ब्रियोनल सेल्स बनाती है। और ये जो है वो इस प्रकार से एम्ब्रियो बनता है, कॉटलेडन लिग्यूल, और फिर ये नया भ्रूण जो है जो भ्रूण है वो नया पादप जो वो है वो बना देता है। अब इसकी अगर आर्थिक महत्व की बात करें हम तो सेलेजिनेला जो है वो रीसरेक्शन प्लांट्स कहलाते हैं। रीसरेक्शन प्लांट्स का अर्थ है जो जब पानी की कमी होती है तो वो गोल कुंडलित हो जाते हैं और जब पानी उनको मिल जाता है तो वो वापस से अपने नॉर्मल आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये मॉस के रूप में गमलों में, सजावटी गमलों में भी ये काम में आता है। दूसरा, इसमें से कुछ डाइज भी निकलती हैं, जैसे कि सेलेजिनेला केसिया से जो है वो तांबे के रंग का डाई निकलता है और ब्लूइश रंग का भी, नीले रंग का भी कई स्पीशीज से प्राप्त होता है। और ये रीसरेक्शन प्लांट पुनर्जीवी पादप जो हैं वो मरुस्थल में पाए जाते हैं और इसलिए जैसे कि सेलेजिनेला लेपिडोफाइला है, ये जो है वो डेजर्ट में भी पाया जाता है, क्योंकि ये जीवित रहते हैं। जब पानी की कमी होती है तो रोल कर लेते हैं और जब पानी आता है तो वापस से नॉर्मल आकार अपना ले लेते हैं। तो ये इसके जीवन चक्र हमने देखा। इसमें एक ख़ास बात है कि इसमें विषम बीजाणु एवं बीज प्रकृति जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। जो हमने साइलोटम पढ़ा था, साइलोटम में हमने देखा था कि एक ही प्रकार के बीजाणु थे। तो उसमें जब बीजाणु जो है वो ज़मीन पे गिरता है तो वो अंकुरित होकर एक प्रोथैलस बनाता है, युग्मोद्भिद, जो बहुत ही छोटे आकार का होता है, और फिर उसके ऊपर जो है वो आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने देखा विषम बीजाणुकता है, तो इसमें जो बीजाणु हैं उनमें ही अलग अलग बन रहे हैं, कोई प्रोथैलस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना। तो ये एक प्रकार से जो बीज है उसकी प्रकृति का आरंभ माना जाता है।
तो ये जो हीट्रोस्पोरी है, ये क्या है? ये बीज प्रकृति का प्रारंभ है और सेलेजनला से ही ये माना जाता है कि इस सीड हैबिट जो है उसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इसमें जैसे कि फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर मतलब बीजाणु जो है, गुरु बीजाणु अंदर बन गए बीजाणुधानी के, और फिर वो बाहर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और अपने आप ही आर्किगोनिया जो है उसमें बनता है। आर्किगोनिया में निषेचन होता है, उसके बाद वो पादप बनता है। तो डिफरेंस बस ये रहा कि बीज जो है पूरा, जो जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, वो हायर प्लांट्स में प्लांट के अंदर ही बनता है, इसमें एम्ब्रियो बाहर बन रहा है। पर प्रकृति की शुरुआत जो है बीज की, वो इसमें स्पष्ट देखी जा सकती है। तो ये हुआ जीवन चक्र इसका, सेलेजनेला का। अब हम इक्विसेटम और मार्सिलिया जो आप लोगों के कोर्स में, वो हम और आगे के लेक्चर्स में लेंगे।